हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ये सीखा था। और उससे हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी सीखी थी, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स सीखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ओके, अब हम आज जो आपके पास टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक होगा जो हमने स्पेक्ट्रम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने एक ऑर्डर बताया था कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बातें हमने आपको बता चुके थे। आज हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली आपका जो स्पेक्ट्रम कैसे है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को जानते हैं बेटा, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। मेनली आपका स्पेक्ट्रम टू टाइप से होता है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब जो आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हम तीन सब पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है। और इसका ओनली एक ही है, ये अपने आप में खुद में ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके। अब देखो, जब इन तीनों को पढ़ने से पहले हम कैसे सीखते हैं, तो मैंने अब सबसे पहले टाइप आपको बता दिया है। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम टू टाइप है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आज हम ये स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। इसमें क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो वो हमने बातें सीख चुके थे। अब मैं आपको देखो इसी में बताता हूँ। अब कैसे इसको बताते हैं, देखो जैसे मान लो आपके पास ये कोई आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। फिर यहाँ पे कोई स्लिट है, ये आपकी लाइट यहाँ से जा रही है, और ये आपके पास आपका प्रिज्म। ठीक है। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको सबको। हाँ, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे ये प्रिज्म है, ये आपके पास ये सोर्स ऑफ लाइट थी, यहाँ से ये लाइट इस स्लिट से पास आउट होगी और इस प्रिज्म पे डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी। ठीक है। और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद ये दे विल बी स्कैटरिंग 7। और यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, ये आपके है फोटोग्राफिक प्लेट। या उससे पहले हम यूज करते थे किसका, उससे पहले हम यूज करते थे स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, या फोटोग्राफिक प्लेट का भी, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है। तो ये 7 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। रुको थोड़ा, हाँ थोड़ा सा इसी में ऐसे दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और ये ऐसे देंगे विद की ओर। ठीक है। तो ये 7 कलर के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके पास। यही बातें हमने आपको इसमें बताई है कि भाई जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है बेटा, उसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम जिसमें हम एनालाइज करते हैं। क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अलग अलग रेज थी उसकी डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। उस चीज को एनालाइज करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा ना भाई, अलग कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल, तो अलग अलग हैं। और ये जो मैं विबग्योर जो बता रहा हूँ वो किसके बीच में थी, यूवी और आईआर के बीच में। कौन सी थी आपकी, विजिबल रेज, जो हम देख पाते हैं, हम डिटेक्ट कर पाते हैं, हमारी जो ह्यूमन आई है वो डिटेक्ट कर पाती है। तो वो कौन है आपके पास, विबग्योर। ये 7 डिफरेंट कलर है आपके पास। ठीक है। तो वही था, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय, कब, एनालाइजिंग। ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग करते हैं इमिटेड लाइट। लाइट कहाँ से इमिट हो रही है, किसी सोर्स से इमिट हो रही है, एंड डायरेक्टली फ्रॉम प्रिज्म, जैसे किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने के बाद। और जो यहाँ पे, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है हमारे पास, फ्रॉम ए प्रिज्म से आ रहा है, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो हमारा ये है, इधर जो विबग्योर है ना, ये स्पेक्ट्रम हमारा। कब, जब व्हेन ए सबस्टेंस इज एक्साइटेड बाय हीटिंग। अब कोई सबस्टेंस को एक्साइट किससे करेंगे, हम हीटिंग से। यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उसको हमने क्या कर रखा, हमने हीटिंग कर दिया। ठीक है।
एंड रेडिएशन आर इमिटेड, उससे क्या इमिट होगी आपकी रेडिएशन इमिटेड होगी, आर एनालाइज बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको हम एनालाइज स्पेक्ट्रोस्कोप से कर सकते हैं। इसको हमने बाद में फोटोग्राफिक प्लेट से भी रिप्लेस कर दिया था, तो उसको स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। तो ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइंस या तो चमकती ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइन या कुछ बैंड्स जो आपको ऑप्टेंड होते हैं उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब हमने क्या किया, जो भी हमारा सबस्टेंस था सोर्स ऑफ लाइट, उसको हमने हीट किया, उससे रेडिएशन इमिट हुई, उसको किसी स्लिट में से पास किया, स्लिट में से पास करने के बाद फिर हमने उस पर किस पे स्ट्राइक करते हैं, वो प्रिज्म पे। जैसे प्रिज्म से आउट होके निकलती है, जैसे यहाँ पे पहले फर्स्ट रेज जब इस पे स्ट्राइक होती है, इंसिडेंट रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रेज आपके पास, ठीक है। तो ये जो रेज इससे निकलने के बाद आती हैं प्रिज्म से, वो किस में आते हैं आपके पास, वो एक स्पेक्ट्रम लेके आती हैं। अगर वो स्पेक्ट्रल लाइन के रूप में आ रही है आपके पास डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये जो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ जाएगा। अगर बैंड के रूप में देता है तो उसका नाम हो जाता है ये रहा बैंड स्पेक्ट्रम, तो उसका नाम हो जाता है बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर जो हमारे पास ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम था, इसके 3 सब पार्ट हो जाते हैं। एक का नाम है कंटिन्यूस, एक का नाम है आपके पास लाइन, और एक का नाम है बैंड। ये तीनों कैसे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बस बिल्कुल यही कह रहा है कि इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू प्रिज्म। जब आपकी सनलाइट है प्रिज्म से पास होती है तो जो स्पेक्ट्रम आपके पास मिलता है आपको, तो वो कौन सा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। It disperse into continuous pass through prism, it get dispersed into continuous band of different color। और ये different color कौन से आपके, वही भी विग्योर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस टाइप के स्पेक्ट्रम आप एनालाइज करते हो, जैसे बारिश हो जाती है फिर धूप निकलती है, तो जो सन की रेज हैं वो इस जो ड्रॉपलेट्स है उनसे स्ट्राइक करते हैं, तो वो ड्रॉपलेट किसका काम कर रही है, प्रिज्म का। तो जैसे उनके ट्राई करने के बाद जो हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, तो वही एक टाइप का स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रा, इट इज ए स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये कौन देता है, एटॉमिक स्टेट। जैसे मान लो एटॉमिक स्टेट की मैंने बात कर दी, जैसे ये एटॉमिक स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, या मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे सोडियम, तो ये एटॉमिक स्टेट होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास it is a spectrum of atomic state of an element, it is made up of equally spaced line। जो किससे बनता है, equally spaced, मतलब जो लाइनिंग उसके अंदर आएंगी वो equal space आनी चाहिए। जैसे मैंने ऐसे कर दिया, तो कैसे है, equal space लाइन है आपके पास, मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो बराबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम है, ये कौन फाइंड आउट करता है, जैसे इसके अंदर बिल्कुल वही सेम लाइन होगी, जैसे मैंने इसमें लिखा इट इज द स्पेक्ट्रा ऑफ एटॉमिक स्टेट, तो यहाँ पे लिखोगे आप इट इज स्पेक्ट्रा ऑफ मोलिकुलर स्टेट ऑफ सबस्टेंस। इसमें मोलिकुलर स्टेट में जैसे आपके पास कोई मोलिकुल है, वो आपके पास मोलिकुल आपके पास Cl2 का हो सकता है, O2 का हो सकता है, ठीक है। तो अगर मोलिकुलर स्टेट ऑफ सबस्टेंस का स्पेक्ट्रा अगर आपको देता है, वो कौन होता है आपका, बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ओके। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे उसमें इक्वली स्पेस लाइन थी, इसमें इक्वली स्पेस बैंड्स हैं आपके पास। इक्वली स्पेस क्या है, बैंड्स, ठीक है। जैसे बैंड्स इस टाइप के आप कोई बार कोड देखते हो ना किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है, जैसे ऐसे कुछ मोटी मोटी लाइन होती है ऐसे, फिर बारीक लाइन, फिर ऐसे मोटी लाइन आ जाती है, फिर बारीक लाइन आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे बैंड्स से क्रिएट होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास कौन हो गया, बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये तीनों हमने देख लिया, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। ये किसके सब पार्ट थे, इस इमिशन के सब पार्ट थे। मेन इमिशन था, इमिशन के सब पार्ट कौन है, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। तो एक बार इसको ध्यान से देखें बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो देखें। आई थिंक सभी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी हैं आपके पास। तब देखेंगे बेटा नेक्स्ट आपके पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है इमिशन स्पेक्ट्रम की तरह। उसमें हमने क्या किया था कि भाई जो हमारे पास सोर्स ऑफ सबस्टेंस उसको हम नेक्स्ट साइड किया, उससे जो रेज इमिट आई, इमिट होने के बाद फिर वो किस में पास होते हैं, प्रिज्म में से। और प्रिज्म में से पास होने के बाद जो हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, अगर वो डिफरेंट कलर में है, कंटिन्यूस है, या कोई लाइन के अंदर है, या बैंड के अंदर है,
तो ये तीनों बातें सीखी थी। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, इसमें भी जो आपके पास है लाइट, वही आपके पास सोर्स ऑफ लाइट होगी, बट इस केस में सोर्स ऑफ लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करेंगे, किसी सॉल्यूशन में से पास करेंगे। जैसे मान लो आपके पास मान लो ये आपके पास जो मेरी उंगली है, फिंगर है, ये मान लो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, और यहाँ जो मेरे पास ये येलो मार्कर है, ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है। जैसे ही ये लाइट इसमें से पास होगी, जैसे इसमें से पास होगी, इधर निकल रही है ऐसे, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। EB वर्ड आ गया, EBSORPTION। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमें फोटोग्राफिक प्लेट्स पे जो स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे देखो, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग द ट्रांसमिटेड लाइट। जब जो आपके पास एक इंसिडेंट लाइट होती है, ट्रांसमिट होने के बाद जो लाइट होती है, उसको हम जब एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो उस टाइप से जो स्पेक्ट्रम आता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When a white light is passed through any solution, जब हम कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है उसको किसी सॉल्यूशन में पास करते हैं, तो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब ए फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि उस जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसको उस सॉल्यूशन से क्रॉस करके इधर जाना होता है, तो कुछ जो अमाउंट ऑफ लाइट है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्यूशन अपने अंदर ही। तो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, सॉल्यूशन absorb a fraction of a radiation of certain wavelength when a transmitted light is obtained। जो सॉल्यूशन में पास होने के बाद जो आउट हो गया आती है आपके पास, मतलब जो आपके पास जैसे ये सॉल्यूशन था आपके पास, और ये मान लो आपके पास ये आपके पास प्रिज्म है, और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जाएगी, तो पहले सोर्स ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन में पास हो गया, फिर इस प्रिज्म के अंदर से स्ट्राइक हो रही है आपके पास। तो लाइट इज ऑब्टेन्ड विच इज डार्क लाइन आर अपीयर इन ब्राइट बैकग्राउंड। मान लो जो पीछे हमारे पास ये सॉल्यूशन है और ये आपके पास चमकीला बैकग्राउंड है, और इस चमकीले बैकग्राउंड के अंदर मान लो जैसे एक डार्क बैंड यहाँ दिखाई देगा, फिर एक यहाँ दिखाई देगा, फिर एक यहाँ दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ जो जहाँ डार्क लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो आपके पास एब्जॉर्ब हो चुका है, और यहाँ पे तो बिल्कुल लाइट दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लाइट दिखाई दे। तो ऐसे डार्क लाइन आर अपीयर्ड ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के जैसे हमारा मान लो आपके पास कोई सोडियम, आपके पास सोडियम का सोर्स है आपके पास, ठीक है, सोडियम एटम है, तो उसके अंदर भी ऐसे 2 येलो लाइंस अपीयर होती हैं डार्क और बैंड स्पेक्ट्रम के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पास था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने क्या किया, ये जो आपकी रेडिएशन लाइट है किसी सॉल्यूशन में से पास की, पास होने के बाद यहाँ पे आता है ऐसे डार्क लाइन अपीयर होती हैं। तो डार्क लाइन अपीयर का मतलब क्या है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट है, फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ की लाइट है जो अब्जॉर्ब हो गई किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई। तो ऐसे बैंड से क्रिएट होते हैं, जैसे पहले एक ब्राइट बैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे ब्लैक हो गया, फिर ब्राइट है, फिर ब्लैक हो गया, फिर ब्राइट है, फिर ब्लैक हो गया। तो ऐसा बैंड अगर जो शोमेंट करता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जो आपके पास नेक्स्ट आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 लाइनें आती हैं। जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन है वो 5 लाइन से मिलकर बना हुआ है। वो 5 लाइन क्या क्या है, फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज, ये हमने सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट किया था। तो पहली लाइमन सीरीज, दूसरी बाल्मर सीरीज, तीसरी आपके पास कौन है, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। क्या क्या नाम है देखो, फर्स्ट है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ठीक है, दूसरा ये जो 5 लाइन है कहाँ कैसे आई है, जैसे हम बोर्ड के ऊपर जैसे मान लो ये आपकी इसका लोअर लेवल है और ये क्या है इसका अपर लेवल है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया, इस अपर लेवल पे चला गया यहाँ से, और इस अपर लेवल से और इस लोअर लेवल पे आता है, तब ये लाइन आपके पास अपीयर होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया आपके पास, इस ऑर्बिट से एक्साइट हो गया कहाँ चला गया, इस अपर लेवल में चला गया, और जैसे इस अपर लेवल से पास होता हो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लेवल है, फिर इस लेवल से ऐसा होता हो यहाँ नीचे आता है आपके पास लोअर लेवल में, तब आपके पास जो लाइन ऑब्टेन्ड होती हैं उन्हीं को बोलते हैं, ये जो लाइन अपीयर होती है आपके पास सीरीज ऑफ लाइन है वो हाइड्रोजन की आपके पास। तो देखो क्या है,
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 5 सीरीज ऑफ लाइन, 5 सीरीज ऑफ लाइन से बनी हुई है, जिसका नाम है, पहला है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। ये सभी साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस सीरीज ऑफ लाइन को एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम पे है लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड। दूसरा, दीज लाइन आर ऑब्टेन, कब ऑब्टेन होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम कब, अपर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब इस अपर लेवल से लोअर लेवल में जब आता है तो इस टाइप की लाइनें ऑब्टेन होती हैं। एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लाइन किस रीजन में लाई करती है, तो जो लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। बाल्मर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और जो नीचे तीनों बच गई, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये तीनों आईआर रीजन में लाई करते हैं, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड आईआर रीजन के अंदर, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन के अंदर, और लाइमन सीरीज आपके पास है यूवी रीजन के अंदर लाई करते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, लाइमन सीरीज कौन सी रीजन में लाई करती है, यूवी के अंदर, बाल्मर विजिबल के अंदर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड वो तीनों के तीनों आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये वैल्यू इनके लिए फिक्स है। N1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल, और N2 का मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल, जिसका हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये मैं फॉर्मूला अभी बताऊंगा आपको, ऊपर भी अच्छी तरह लिखेंगे इसको बड़ा करके। पहले यहाँ पे देखें, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक मिनट के लिए अभी डायग्राम को हम थोड़ा ऊपर ना, ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसको हम ऊपर लिख देते हैं अच्छी तरह से। ये आपके पास वेव नंबर 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH इंटू में जेड स्क्वेयर 1/N1 का स्क्वेयर माइनस 1/N2 का स्क्वेयर। ये जो आपके पास ये कौन है, ये आपके पास आपका कौन है, वेव नंबर, ये कौन होता है आपका वेवलेंथ, और RH जो कौन होता है आपके पास, रेबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होते हैं 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कांस्टेंट वैल्यू इसकी याद रखेंगे, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद आपके पास जो N1 है वो कौन है, लोअर एनर्जी लेवल, N2 जो है वो है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने जो यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए ये फिक्स करा कि इसके लिए N1 लोअर एनर्जी लेवल का मान हमेशा N1 का मान 1 ही होगा। किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए N1 का मान हमेशा फिक्स है, वो लोअर वाला ये 2 होगा। हायर मतलब इससे एक आगे मिलेगा 2, एंड जो हायर एनर्जी लेवल है वो 3 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा आगे तक बढ़ सकते हो आप। बट ये जो है ये फिक्स होता है, बाल्मर सीरीज के लिए N1 का मान हमेशा 2 ही होगा। ठीक है। या लाइमन सीरीज के लिए N1 का मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। पास्चन सीरीज के लिए N1 का मान हमेशा 3 ही फिक्स है, N2 का मान इससे आगे बढ़ जाता है 4, 5, 6 ETC तक, आगे तक कुछ भी आपके पास वो बताएगा आपसे, इस टाइप के न्यूमेरिकल में बताएगा कि N2 का मान ये है, लोअर एनर्जी लेवल का मान ये है, और हायर का ये। बट लोअर के लिए वो ऐसे बोल दे, मान लो बाल्मर सीरीज बोल दे उसने, तो आपको अपने माइंड में कंफर्म करना भाई बाल्मर सीरीज के लिए N1 का मान तो 2 है, बट हायर का वो आपसे भाई 3 भी वैल्यू दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, बट ये फिक्स रहेगा उसके लिए। या पास्चन सीरीज बोल दिया उसने तो आप समझ जाओगे N1 का मान तो इसके लिए 3 है, फिक्स है ये। तो मतलब N1 का मान फिक्स होता है इन सीरीज के लिए। वो अपनी तरफ से कुछ और बोल रहा है, अगर सीरीज का नाम ना दे के लोअर एनर्जी लेवल का कुछ वैल्यू बोल रहा है तो अलग बात है। और अगर उसने नाम बोल दिया भाई पी फंड बोल दिया, तो पी फंड के लिए अब फिक्स हो गया कि N1 का मान तो 5 है, लोअर का मान तो यही है, और हायर का मान ऐसे बढ़ सकता है आगे तरफ। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वेव नंबर को, या आपके पास ये जो भी एनर्जी लेवल है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम से। तो इसके अंदर वैल्यू गिवन देगा आपसे, वो RH का मान देगा, ये तो कांस्टेंट होता है। जेड क्या होता है, अच्छा इसमें मैंने जेड नहीं बताया आपको। जेड कौन है आपके पास, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट।
जेड कौन आपके पास है एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए यूज करना हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ये हमने जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है वो भी डिस्कस कर लिया है। आज जो हमने देखो अब तक ये जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। क्या सीखा है, स्पेक्ट्रम सीखा। पहले हमने एक इमिशन एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या था, जो ट्रांसमिट लाइट डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, प्रिज्म में से आई है, और जिसको हम एनालाइज करते हैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे। अगर वो कंटिन्यूस डिफरेंट कलर के अंदर है तो कंटिन्यूस होगा, इक्वली स्पेस लाइन के रूप में है तो लाइन स्पेक्ट्रा होगा, बैंड के रूप में है तो बैंड होगा। बट ये ध्यान रखेंगे बैंड स्पेक्ट्रा कौन देता है, मोलिकुलर स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और लाइन कौन देता है, एटॉमिक स्टेट का। उसके बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन। इसमें हमने क्या किया, जो भी हमारी ट्रांसमिट लाइट है, पहले इंसिडेंट लाइट जो थी आपके पास, इसको भी हम जो ट्रांसमिट लाइट है उसी से एनालाइज करते हैं। बट इस केस में जो हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम पास करते हैं किसी सॉल्यूशन में। कुछ फ्रिक्शन ऑफ जो लाइट है आपके पास, जो आपके पास सर्टेन वेवलेंथ की वो ऑब्जर्व कर ली जाती है, और उसके बाद आपके पास किस में दिखती है आपकी, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे। अगर वो आपके पास जो आपका ब्राइट बैकग्राउंड उसमें जैसे डार्क लाइन सी दिखती है, ठीक है, तो वो कौन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर हमने देखा है, अब जैसे आप सोच रहे हो कि ये लाइन स्पेक्ट्रम का यूज कहाँ करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का एक्चुअली यूज कहाँ करते हैं, जैसे आप देखते हैं ना, दो एलिमेंट एक जैसे हैं दिखने में, तो उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, या दो आपके पास कोई भी जैसे दो कोई कैंडिडेट हैं जिनके मतलब वैसे दिखने में सेम है बट उनके फिंगरप्रिंट से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसी तरह आपके जो एटॉमिक स्टेट ऑफ एलिमेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे हम, और ये क्यों हम सीखा, हमने स्पेक्ट्रम क्यों सीखा है, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट जो वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो लाइट थी उनको एनालाइज करने के लिए हम इन बातों का यूज करते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन कितने 5 लाइनें हैं, 5 लाइन जो बनी हुई है, क्यों बनती है लाइन, तो आप बताओगे भाई जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो इस टाइप की लाइन ऑप्टेड होती है। और हमें बस सिर्फ इनकी जो 5 लाइनों के बारे में पता था हाइड्रोजन की, और कोई लाइन है आगे हाइपरफाइन लाइन है उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता कैसे आते हैं लाइन, सिर्फ हमें 5 लाइन। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि लाइमन सीरीज का कौन सा यूवी रीजन, जो आपके पास बाल्मर है उसका विजिबल रीजन, और पास्टन ब्रैकेट पी फंड, जो तीनों आपके पास पास्टन ब्रैकेट और पी फंड वो तीनों आईआर रीजन में लाई करते हैं। N1 का मान फिक्स होता है, स्टार्टिंग जो लाइमन है उसके अंदर N1 का मान 1, अगले के लिए 2, उससे अगले के लिए 3, उससे अगले के लिए 4, उससे अगले के लिए 5, मतलब लोअर एनर्जी लेवल का मान सीरीज का नाम देके पर्टिकुलर क्या है, फिक्स वैल्यू है। उससे आगे वाली वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, आगे बढ़ती जाती है। जिस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं वो ये फॉर्मूला है, उसमें हमने बता दिया ये आपके पास वेव नंबर है, ये वेवलेंथ है, ये रेबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है, N1 का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, N2 का मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ तक की बातें हमने सीख चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको भी क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब देखा हमारे पास 2 क्वेश्चन है बेटा। इसमें पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम N5 से लेकर N3। अब मेरे पास ये वैल्यू दे दी इसने, ठीक है भाई, N5 से N3 में आ रहा है तो इसका मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल की है, ये वैल्यू इसकी है लोअर की है, और ये हायर की है, ठीक है। मतलब इसने मेरे से ये नहीं फिक्स करके पूछा कि भैया पी फंड थी सीरीज या मेरे पास वो बाल्मर है लाइमन है। अगर वो देखता है बोलता है तो अलग बात है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे भाई, उसने बोला भाई N5 से मैं कहाँ आया हूँ, N3 में आया हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये तो N3 कौन है, लोअर है, ये कौन है, हायर आपके पास, ठीक है। और दूसरा एक बात ध्यान रखना, जो भी हायर वैल्यू वो बड़ी मिलेगी और लोअर वाली वैल्यू छोटी मिलेगी जब आप कंपेरिजन उसमें देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ रही है ना हमेशा। भाई अभी पीछे हमने क्या था, N1 का मान अगर 1 है तो N2 का मान कितना होता है, 2 से स्टार्ट होता है, या N1 का मान 2 है तो N2 का मान कितना होता है 3, तो इसका मतलब हायर वाला मान इससे एक बड़ा ही होता है, इस मतलब इससे बड़ा मिलेगा हमेशा, ठीक है। एक बड़े का मतलब जरूर नहीं कि एक बड़ा मतलब वो बड़ा हो सकता है, पर बड़ा जरूर मिलेगा उससे, ठीक है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला यही था भाई, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू में जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है।
क्योंकि इसने मेरे से फ्रीक्वेंसी और पूछी, इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहे हैं, और ये किसके बराबर होती है, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। अगर मैं लेमडा का मान फाइंड आउट कर लूँ, अगर मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, लेमडा की वैल्यू यहाँ से, तो फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखो एक मिनट के लिए। भाई आर एच का मान वही फिक्स आपका 109677। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर इनटू में, अब N1 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसके अंदर। अब आप बस इसको सोल्व करोगे, देखो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद किसका मान आएगा, लेमडा का मान आएगा। और बेटा वो जो लेमडा का मान है वो यहाँ पुट कर देना आप। बट एक चीज ध्यान रखना, वो वैल्यू जो ये 1/लेमडा है, ये वैल्यू जो आएगी वो 1 में है, तो उसको चेंज कर लेना आप, क्योंकि जो आप आंसर करके लेकर आओगे वो 1/लेमडा है। ठीक है, मेरे को वैल्यू कौन सी चाहिए, लेमडा की चाहिए। ठीक है, तो जो वैल्यू है उसको चेंज कर लेंगे हम उसको। ठीक है, तो देखो जो वैल्यू आएगी ना फिर वो यहाँ पुट कर दिया, फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 की है ना, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे करना। ये 1/लेमडा की वैल्यू जो आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ना वो 1/लेमडा की तो है भाई, इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी इंटू में 1/लेमडा। तो जो यहाँ से वैल्यू आप सोल्व करके लेकर आओ ना, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना। और सी का मान क्या है आपका, सी का मान वही फिक्स होता है 3 × 10⁸ ms-1 वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारा वैल्यू आपके पास जो कंप्लीट वैल्यू मैंने बता दी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, क्या किया है, यहाँ पे रेबर कांस्टेंट की वैल्यू पुट की है, ये जेड का मान पुट कर दिया, लोअर एनर्जी का पुट कर दिया, हायर का पुट कर दिया। इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इस कैलकुलेशन को भी छोटा कर सकते हो आप, इस 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इसको ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 1.09677 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। तो कैलकुलेशन के टाइम में 1.09 ले लो आप इतना बस, ताकि छोटी कैलकुलेशन है, कभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिक्कत होता है, ऐसे कर लो। वो तो कैलकुलेशन आपके मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इस टाइप का है, अगर ऐसे आ जाए कि भाई पूछ ले मैक्सिमम इमिशन लाइन व्हेन एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम N6 से लेकर ड्रॉप हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, मतलब हायर एनर्जी लेवल N6 है और वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो कहते हैं कितनी लाइन इमिशन हो सकती है, मतलब मैक्सिमम इमिशन लाइन कितनी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला यूज करोगे, n इंटू में n-1/2, इस फॉर्मूले का यूज करना है, n इंटू में n-1/2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि भाई कितनी मैक्सिमम इमिशन लाइन होगी, कि कोई आपके पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐसे देगा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो n का मान कितना है, 6 है, 6 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, 6 से किस में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखो आंसर हो जाएगा इसी के अंदर, n का मान कितना है 6 इंटू में 6 - 1/2, 6 में से 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, 30/2। तो मैक्सिमम कितनी लाइन इमिट होंगी, 15, कितनी होंगी 15 लाइन इमिट होंगी। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहाँ पे n1 का मान कितना ना, मतलब n के यहाँ पे कितना दे दे, 5 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, 5 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे आप 5 पुट कर देना फिर। तो ये देखो आंसर क्या बन जाएगा फिर, 5 में से गया 4, 20, 2 10 लाइन, कितनी आ जाएगी 29। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक सीखते हैं। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन आप खुद करके देखेंगे, और आगे का पार्ट जो हमने करवाया है वो भी आप अच्छी से क्लियर आउट करेंगे। थैंक यू।